हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंजंक्शंस नामक एक चैप्टर है जिसको हम पढ़ रहे थे। कंजंक्शन में हम काफी चीजें सीख चुके हैं। अब हम आज सीखने जा रहे हैं कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। आज हमें सीखना है कि ऐसे कौन से कंजंक्शन है जो कंडीशन को बताते हैं, उनका यूज क्या है, उन्हें कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हम समझेंगे। चलिए तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन हमारी हेडिंग है। अब बात आती है सर ये होते क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। तो नोट डाउन करेंगे साथ में, दीज कंजंक्शन डिस्क्राइब दीज कंजंक्शंस these conjunctions describe these conjunction describe the condition। क्या करते हैं भाई, कंडीशन को डिस्क्राइब करेंगे। these conjunction describe the condition under which something may or may not happen। ऐसी कंडीशंस देखिए भाई, ऐसे कंजंक्शंस जो ये बताते हैं कि कोई हमारा जो स्टेटमेंट है वो कितना हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी कंडीशन को बताकर उसको ऐड करना ही हमारा क्या कहलाता है, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन कहलाता है। समझ में आई बात। चलिए अब समझते हैं कि कंजंक्शन कौन कौन से हैं जो ये बताते हैं। तो लिखेंगे हम दीज कंजंक्शंस आर, साथ में नोट करते चलिए भाई, these conjunctions are ऐसे कौन कौन से कंजंक्शन है जो एक काम करते हैं भाई या दिखाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि these conjunctions are, ये तीन होते हैं। पहला होता है हमारा if, दूसरा होता है हमारा unless एंड तीसरा होता है until। ये तीन हमारे क्या है, कंजंक्शन है जो क्या दिखाते हैं, कंडीशन को बताते हैं। चलिए तो इसमें सीखते हैं हम सबसे पहले यूज ऑफ इफ। क्या सीख रहे हैं भाई, यूज ऑफ इफ का यूज हमें सीखना है। चलिए सीखते हैं भाई कि ये इफ जो है हमारा कैसे यूज होता है। ऑलरेडी हम एक बार इफ पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें एक बार और सीखना है। इफ जो है इसका मीनिंग निकलता है यदि। क्या निकलता है, यदि। ठीक है, क्या निकलता है इसका मीनिंग, यदि निकलता है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा Biscuits will stay crisp, ठीक है, डैश you keep them, ठीक है, in an airtight container। चलिए भाई बताइए इसमें क्या आने वाला है हमारा। दूसरा जैसे मैंने कहा it will break dash you drop that ग्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने कहा I will say hello dash I see you later। देखिए भाई मैंने आपके सामने तीन एग्जाम्पल लिखे हैं। आपको इन तीनों एग्जाम्पल्स को समझना है और देखना है और बताना है कि हम यहाँ पे कैसे यूज ऑफ इफ करते हैं। चलिए भाई समझते हैं पहले एग्जाम्पल से।
एग्जाम्पल नंबर 1, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है बिस्किट्स विल स्टे क्रिस्प डैश यू कीप देम इन एन एयर टाइट कंटेनर। यहां आप इफ का मीनिंग लिख लीजिए यद्यपि। क्या लिख लेंगे भाई? यद्यपि। ये दो सेंस देता है भाई। बिस्किट्स विल स्टे क्रिस्प, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बिस्किट्स हैं वो क्या हो, एकदम जैसे है कुरकुरे ऐसे ही रहें, तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आप ऐसा चाहते हैं तो यद्यपि आपको क्या करना पड़ेगा? इन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा। यदि आप क्या करते हैं, इन बिस्किट्स को एक एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो वो क्या बने रहेंगे? वो कुरकुरे बने रहेंगे, मतलब सॉलिड बने रहेंगे। तो यहाँ हमें यदि और यद्यपि का सेंस आया और यहाँ पे कंडीशंस दी गई। अगर आप बिस्कुट को, यदि आप बिस्किट्स को बिल्कुल एकदम क्रिस्प रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? उसको ये टाइट कंटेनर में फिल करना चाहिए। तो यहाँ कंडीशंस आ रही और यदि का सेंस आ रहा है तो बिना सोचे समझे हम यहाँ क्या यूज करेंगे? इफ कंजंक्शन यूज करेंगे। इफ कंजंक्शन यूज करेंगे, कोई दिक्कत समस्या? चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा इट विल ब्रेक, यह टूट जाएगा डैश यू ड्रॉप दैट ग्लास। अब भाई मान लीजिए हमारे पास कोई ग्लास है, हमने ये पकड़ रखा है। अब हमने कहा यदि हम इस ग्लास को नीचे ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये टूट जाएगा कि नहीं? यदि आप इस ग्लास को छोड़ देंगे, कांच के ग्लास को, टूट जाएगा। तो यदि का सेंस आ रहा है कि नहीं भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल यदि का सेंस आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर होने वाला? इट विल ब्रेक इफ यू ड्रॉप दैट ग्लास। यदि आप इस ग्लास को क्या करते हैं? नीचे गिरा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ग्लास टूट जाएगा। समझ में आई बात? चलिए भाई अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। थर्ड एग्जांपल में कहा गया आई विल से हेलो, मैं उससे हेलो कहूंगा। यदि सी यू लेटर, जब मैं बाद में देखूंगा तो मैं तुमसे क्या कहूंगा? हेलो कहोगे। भाई जब आप किसी को देखोगे तभी तो उससे आप क्या कहोगे? बाद में हेलो कहोगे। जैसे मैंने आपको देखा तो मैंने क्या कहा? हेलो, हाउ आर यू। बाकी की चीजें हम बाद में, जब आप एक दूसरे को देखेंगे नहीं तो हेलो कहोगे। मान लीजिए कि आप दो फ्रेंड्स हैं, दो आप और एक आपका फ्रेंड्स है, दोनों किसी मार्केट में गए और उस मार्केट में जाके दोनों ने एक दूसरे को देखा, ठीक है। अगर आपने उसको देखा, ठीक है, अगर वो भी आपको देखता तो आप कह देते हेलो, क्या कर रहे हो भाई, कहाँ, कैसे घूम रहे हैं, आप उसके हालचाल पूछना शुरू कर देते। अगर वो उसने देखा होता तो वो भी आपसे ही करता। जब आप लोगों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं तो हेलो हाई करोगे? नहीं करोगे। यदि वो एक दूसरे को देखते तो बाद में हम क्या करते? हेलो हाई कर लेते। तो हमें यहाँ क्या आना चाहिए था? यदि का सेंस आया है तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई? इफ कंजंक्शन का यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या अगर है तो बताइए भाई फटाफट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा अनलेस। क्या है? अनलेस। अनलेस का मतलब निकलता है जब तक। क्या निकलता है? जब तक। हिंदी मीनिंग जो निकलता है अनलेस का वो निकलता है जब तक। चलिए भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। पहले आप लोग बता दीजिए नीचे दिख रहा है कि नहीं। अब हम सीखते हैं यूज ऑफ अनलेस। अनलेस का मीनिंग निकलता है जब तक। क्या निकलता है भाई? अनलेस का मीनिंग आता है जब तक। चलिए अब समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो मैं इसका एग्जाम्पल इसके आगे से लिख रहा हूं। एग्जाम्पल में मैंने कहा यू विल, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं भाई? ये यू विल नॉट गेट एनी टिकट्स डैश यू रीच अर्ली, यू रीच अर्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, you will get in to see the show dash you have reserved seats। चलिए भाई बात करते हैं इन दो एग्जांपल्स की हेल्प से। हमें समझना है कि यूज ऑफ अनलेस कैसे यूज करते हैं। अनलेस का जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो निकलता है जब तक। क्या निकलता है भाई? जब तक का सेंस आता है तो हम वहां क्या यूज करेंगे? अनलेस कंजंक्शन को यूज करते हैं। कोई दिक्कत समस्या भाई नहीं है ना? चलिए बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है यू विल नॉट गेट एनी टिकट्स, तुम कोई भी टिकट नहीं ले पाओगे।
कब नहीं ले पाओगे? जब भाई अगर आप स्टेशन पे पहले पहुंच जाओगे तभी तो आप टिकट ले पाएंगे। अब मान लीजिए आपकी ट्रेन 1 बजे है, आप पहुंचे 1 बजे रहे स्टेशन पर, तो ट्रेन का टिकट लेंगे कि ट्रेन में जाएंगे? तो वो भी इसीलिए हम ट्रेन में ही जाएंगे। इस तरीके की गलती कर देते हैं। तो जब तक आप क्या करेंगे, टिकट नहीं ले सकते जब तक आप वहां पे जल्दी नहीं पहुंचते हैं। तो इसी का सेंस आ रहा है, जब तक यू विल नॉट गेट एनी टिकट्स डैश यू रीच अर्ली, तुम तब टिकट आप कब तक नहीं पाएंगे। तो हमें समझ में आया कि ये जो बात कही गई थी किसकी कंडीशन दी गई। अगर आपको टिकट जल्दी लेना होगा तो आपको वहां पे जल्दी पहुंचना होगा। अगर आपको टिकट नहीं ले पाएंगे, क्यों? तो अगर आप जल्दी नहीं पहुंचेंगे। तो कंडीशंस की बात चल रही है, कंडीशन है तो ऑब्वियसली हम यहाँ क्या करेंगे, अनलेस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई? अनलेस। अगर आप चाहते कि यहाँ हम सर इफ यूज करें तो बिल्कुल यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ यदि का कोई सेंस नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। यू विल गेट इन टू सी द शो, तुम इस शो को देखने जाओगे। डैश यू हैव रिजर्व सीट, कब जा सकते हैं आप उस शो को देखने के लिए? जब आप उस शो की सीट रिजर्व करके रखेंगे, मतलब आपने ऑलरेडी बुक करके रखी हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो क्या आपको कोई जाने देगा? मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम एक बढ़िया सी मूवी देखने जाएं। अगर आपको मूवी देखने जाना है, सिंपल सी बात है, आपको टिकट पहले करना पड़ेगा कि नहीं? बिना टिकट के कोई मूवी देखने देगा? नहीं देखने देगा। आपको टिकट करना है। मान लीजिए आप कारण बस भूल गए कि हमें टिकट करना है और आप चले गए बढ़िया अपनी दादागिरी दिखाने की, अरे हम तो इसी सिनेमा हॉल में जाएंगे मूवी देखने के लिए। चले गए और वहां कह रहा भैया हमें मूवी देखने जाना है भाई। वो कहेगा भैया सीट टिकट कहाँ है, टिकट टिकट दिखाइए पहले। और आप टिकट विकट कुछ नहीं है, मैं तो हम तो ऐसे ही देखने। तो वो आपको बिल्कुल भी सिनेमा हॉल में मूवी देखने नहीं जाने देगा भाई, गेट से ही भगा देगा, निकल लो भाई साहब। तो जब भी आप किसी शो को देखने जाते हैं तो आपकी एक सीट रिजर्व होती है, तभी आप उस शो को देखने जा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं जा सकते। ठीक है। सो अब यही लिखा है, यू विल गेट इन टू द सी द शो, आप शो देखने तभी जा पाएंगे डैश जब तक आपकी सीट रिजर्व नहीं हो जाती। अगर आपकी सीट रिजर्व हो चुकी है तो आप जा सकते हैं। तो हमारा यहाँ क्या आ रहा है, कंडीशंस आ रही है, और यहाँ अनलेस का सेंस आ रहा है, जब तक आपकी सीट रिजर्व हो चुकी है तो आप जा पाएंगे, अन्यथा आप नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, अनलेस सही हो जाएगा। समझ में आई बात? अब हम अनटिल का यूज है कंडीशन के लिए, हम इसको सीख रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, हम उसमें सीखेंगे। प्रीपोजिशन में अनटिल का यूज आता है और यहाँ कंजंक्शन में भी अनटिल का यूज है। दोनों में ज्यादा तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहता है, इसलिए हम आपको वहीं साथ में ही वहां पे आपको बता देंगे यूज ऑफ अनटिल। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको अभी जो अपने इतना बताया है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट, कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट के बारे में सीखना है तो सबसे पहले लिखेंगे दीज कंजंक्शंस इंट्रोड्यूस, लिखिएगा भाई साथ में, दीज कंजंक्शन इंट्रोड्यूस, दीज कंजंक्शन इंट्रोड्यूस द कंडीशंस, introduce the condition, introduce the conditions or event that are from different थोड़ा भाई यहाँ मिस्टेक हो चुकी है, that are different from what is expected, आपने जो भी एक्सपेक्ट किया था, what is expected, आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो ना होकर कुछ और हो जाए, उस चीज को बताने के लिए हम क्या करते हैं, कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं कि कंजंक्शन कौन कौन से हैं। तो लिखेंगे भाई साथ में, दीज कंजंक्शंस आर, तो ये कंजंक्शंस जो है वो हमारे कौन कौन से हैं, बहुत बढ़िया कंजंक्शंस है भाई। ये क्या है, दो, although at,
ऑल्दो के साथ एट, कॉमा इवन इफ। ये 4 कंजंक्शन है हमारे जो ये काम करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे दो, क्या है, THOUGS, दो। दो का मतलब होता है हालांकि, कॉमा यद्यपि। दो का जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो निकलता है हालांकि स्लैश लगा के लिखेंगे यद्यपि, ऐसा ये सेंस देते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। सी नेवर हेल्प्स द पुअर, सी नेवर हेल्प्स द पुअर, ठीक है। डैश सी इज रिच, सी इज रिच। देखिए भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा है। तो यहां आपके पास दो ऑप्शंस दिए गए हैं, इफ और एक दो। आपको बताना है इन दोनों में से यहाँ क्या आने वाला है। लिखा है सी नेवर हेल्प्स द पुअर डैश शी इज रिच। आपके पास ऑप्शंस हैं इफ या दो, इनमें से क्या आने वाला है। देखिए भाई वह गरीबों की मदद नहीं करती है, वह गरीबों की मदद नहीं करती है। डैश शी इज रिच, भाई जो अमीर होते हैं वो गरीबों की मदद कर सकते हैं बेसिकली। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते, क्या करती है वो, नहीं करती है। जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि भाई जिसके पास पैसा होता है वो किसी की मदद करेगा, गरीब की मदद करेगा, लेकिन वो नहीं करता। तो जो आपने एक्सपेक्ट किया था उसके अलावा कुछ और हो गया। इस चीज को बताने के लिए हम क्या करते हैं, दो कंजंक्शंस को यूज करते हैं। अब बात आती है सर हम यहाँ कौन सा कंजंक्शन यूज करें, इफ यूज करें कि दो यूज करें। अभी हम सिर्फ यूज ऑफ दो सीख रहे हैं तो दो के बारे में पढ़। क्या यहाँ इफ का सेंस आ रहा है, यदि का कोई सेंस आ रहा है, कंडीशंस का कोई सेंस आ रहा है? भाई कोई कंडीशन नहीं है भाई। यहाँ सेंटेंस में कहीं पढ़ने से लग रहा है कि कंडीशन की बात चल रही, बिल्कुल नहीं चल रही। कंडीशन की बात नहीं है तो सर आप कहेंगे सर हमारा यहाँ इफ कंजंक्शन तो वैसे ही गलत हो गया, बचा क्या है दो। तो हमारा यहाँ क्या कंजंक्शन सही हो जाएगा, दो इज द करेक्ट आंसर। देखिए भाई इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। हालांकि वह अमीर है लेकिन वह गरीबों की मदद नहीं करती है। हालांकि वह अमीर है लेकिन गरीबों की मदद नहीं करती है, तो ये इसका सेंस आ गया। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से। जैसे मैंने कहा मीना कंटिन्यूज टू ट्राई, मीना कंटिन्यूज टू ट्राई डैश she may not succeed, she may not succeed। देखिए भाई लिखा है मीना कंटिन्यूस टू ट्राई डैश शी मे नॉट सक्सीड। वह पूरी कोशिश करती है लेकिन वो क्या नहीं हो पाई, सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ हालांकि वह सक्सेस नहीं हो पाएगी, तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है, दो का सेंस आ रहा है। मीना बहुत कोशिश करती है हालांकि, लेकिन वह क्या नहीं हो पाएगी, सक्सेस नहीं हो पाएगी, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आ गया, दो आ गया। यहाँ कोई कंडीशंस की बात नहीं कर रही, जो आपने सोचा था वो नहीं हो पाया। भाई कोशिश किस लिए कर रही थी, वो कोशिश इसलिए कर रही थी कि वो सक्सेस हो जाए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। तो भी हमें क्या, जो आपने रिजल्ट सोचा था वो हुआ ही नहीं है, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो हुआ ही नहीं है, उसके अलावा अलग रिजल्ट आया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो कंजंक्शन यूज किया। चलिए एक थोड़ा अच्छा सा जादू और देख लेते हैं। अभी तो हमारा सेंटेंस में दो पहले आ रहा है, बीच में आ रहा है। अगर ये दो कंजंक्शन स्टार्टिंग में आ जाता है तो क्या हो जाता है, उसको समझ लेते हैं। देखिए भाई अगर एक सेंटेंस जैसे लिखा है, इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखते हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दो शी मे नॉट सक्सीड, दो शी मे नॉट सक्सीड, शी मे नॉट सक्सीड। देखिए जब दो हम पहले लिखते थे, दो कंजंक्शन पहले आ गया, तो उसके बाद हमें क्या लगाना है, कॉमा यूज करना पड़ेगा। क्या कॉमा यूज करना पड़ेगा, कॉमा यूज करना पड़ेगा। दो शी मे नॉट सक्सीड डैश, कॉमा लगा दिया हमने, फिर क्या लिखेंगे, मीना कंटिन्यूज टू ट्राई, मीना कंटिन्यूज टू ट्राई। तो आप कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। जब आप क्या करेंगे, दो कंजंक्शन को पहले यूज करते हैं तो पहले सेंटेंस में दो आएगा,
फिर उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा यूज करेंगे, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, मेन क्लॉज आ जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? जैसे हम इसको भी ऐसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को भी ऐसे लिख सकते हैं, आप ट्राई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, पहले 2 से शुरू करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। आपको अगर सेंटेंस में ऐसे लिख के आया तो घबराना नहीं है, दोनों का सेम मीनिंग है भाई। 2 सी इज रिच, हालांकि भाई अमीर है, 2 सी इज रिच, ठीक है भाई। शी नेवर हेल्प्स द पुअर, शी नेवर हेल्प्स द पुअर, लेकिन भाई गरीबों की मदद नहीं करती, नेवर हेल्प्स द पुअर, और वह गरीबों की मदद नहीं करती है। तो आप इस तरीके से इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, ये भी हमारा सेम मीनिंग दे रहा है जो कि इसका मीनिंग था। समझ में आई बात? चलिए भाई, आशा करता हूं कि आपको यूज ऑफ दो समझ में आ गया है, तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे सीखेंगे यूज ऑफ ऑल दो। यूज ऑफ ऑल दो का भी मीनिंग निकलता है, हालांकि यद्यपि सेम मीनिंग निकलता है। चलिए समझते हैं तो कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैंने कहा although we saw each other, although we saw each other every day, ठीक है, कॉमा although we saw each other every day, कॉमा we did not really know each other. देखिए भाई, मैंने ऑलरेडी फिल इन द ब्लैंक्स फिल करके रखा है। ये देखिए भाई क्या आया, ऑल्दो आया। थोड़ा आप समझ लेते हैं, हमने पिछली 2 का यूज सीखा, उसमें भी यही पढ़ा। इसमें हमारा क्या होता है कि जो ऑल्दो कंजंक्शन आता है, इस कंजंक्शन के बाद हमारा एक स्टेटमेंट आएगा, इस स्टेटमेंट के बाद एक कॉमा आएगा, और उसके बाद आगे की बात आती है। ये बात आपको याद रखना है भाई। ऑल्दो वी सॉ ईच अदर एवरी डे, हालांकि हम दोनों एक दूसरे को रोज देखते थे, लेकिन वी डिड नॉट रियली ईच अदर, लेकिन हम उन लोगों के बारे में, एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो यहाँ पे सेंस था, तो यहाँ ऑल्दो का जो मीनिंग निकला, हालांकि हम लोग एक दूसरे को रोज देखते थे, लेकिन एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो यहाँ हमने क्या किया, ऑल्दो कंजंक्शन यूज किया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा आपसे, शी walked home by herself dash, she walked home herself dash, she knew that it was dangerous. It was डेंजरस। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, जो भी स्टूडेंट यहाँ बताने वाला है, इट मीन्स वो स्टूडेंट बाकी होशियार है, और वो इन क्लासेस को बहुत अच्छे से देख रहा है। चलिए भाई बताइए, लिखा है मैंने, शी वॉक्ड होम बाय हरसेल्फ डैश, शी न्यू दैट इट वाज डेंजरस। आपके पास ऑप्शंस हैं 2 एंड ऑल्दो। अब आपको बताना है कि इसमें हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, आप उसके बारे में बताइए। चलिए तो हम समझ लेते हैं, काफी आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि सर आपने ऑल्दो और 2 एक साथ दे दिए, दोनों का सेम मीनिंग है, तो कैसे हम क्या करेंगे, इसके बारे में हमें सीखना है। देखिए भाई, जब भी कभी, पहले तो ये समझ लेते हैं, ऑप्शंस के बारे में समझ लेते हैं। जब भी आपके पास ये दोनों ऑप्शंस पेपर में आपको देखने को मिलते हैं और आपको लग रहा है कि सर दोनों आंसर सही हैं, तो यहाँ हम प्रेफरेंस का काम करते हैं, प्रायोरिटी दी जाती है इनको, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन से पेपर में हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले जो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे वो देंगे ऑल्दो को। ऑल्दो जो आता है, अगर हमारे पास ये दोनों ऑप्शन है, तो हम सबसे पहले इसी आंसर को टिक करेंगे, इसी आंसर को लगाएंगे, ऑल्दो को प्रेफरेंस दी जाती है। मान लीजिए अगर हमारे पास ऑल्दो नहीं होता, तो हम यहाँ सेकंड प्रेफरेंस देते, प्रायोरिटी देते हैं हम 2 को, तब जाके हम क्या करते हैं 2। अगर आप चाह रहे हैं सर हम यहाँ ऑल्दो भी लिखें और 2 भी लिखें, तो दोनों सही है भाई, दोनों अगर आप लिखते हैं तो सही है। लेकिन अगर पेपर में आपको दोनों ही ऑप्शंस दिए ओनली,
और यहाँ पे आपके पास ऑल्दो ऑप्शन है तो आप इसको प्रेफरेंस देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल्दो इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात की नहीं भाई? किसी को कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है कि भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या बताइए? या अगर हमारे पास पेपर में दोनों ऑप्शंस आते हैं तो हम ऑल्दो को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और दो को सेकंड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई ये, और अगर हम कहें कि ये जो है, अगर हमारे सामने ऑप्शंस आते हैं दो एंड ऑल दो, क्या आते हैं, दो और ऑल दो आता है, लेकिन एक सेंटेंस है जिसके आगे हमें लिखा हुआ मिले एट। अगर एट लिखा हुआ मिल जाता है भाई तो आपको हमेशा याद रखना है वहां आपको ऑल दो ही सही मानना है, दो वहां गलत होता है, क्योंकि ऑल दो का पेयर बनता है एट के साथ। समझ में आई बात? चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल, although he may, although he could win the competition, he could win the competition dash, he will not lose heart। देखिए भाई मैंने लिखा है although he could win the competition, although he could not win the competition। भाई कंपटीशन तब तक नहीं जीत सकते थे जब तक भाई अपने दिल से नहीं मान लेंगे कि यार हम तो हार चुके, दिल छोटा नहीं करेंगे। अगर तुमने मान लिया दिल से कि यार अब तो हम हार गए, क्या करना है, अगर आपने मान लिया तो आप बिल्कुल हार जाएंगे। और अगर आपने अपना दिल नहीं खोया भाई, अपने हिम्मत बनाए रखी, नहीं कुछ हो जाए हम जीतेंगे तो आप जरूर जीत पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है आप कब तक नहीं जीत सकते, जब तक आप अपना दिल छोटा नहीं करेंगे। दिल छोटा कर लोगे तो भाई खत्म है। तो जब तक का सेंस आया तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में ऑल दो देखने को मिला। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बिना सोचे समझे आपको करना है, यहाँ पे सर हमारा क्या आएगा, एट कंजंक्शन आएगा। क्या आएगा भाई, एट कंजंक्शन आएगा। जैसे मैंने कहा आपसे पूछा गया ऑल दो या दो, सी इज rich at she never helps the poor, she never helps the poor। देखिए भाई अब आपके सामने ये आ गया है, although she is rich at she never helps the poor। अब आपको ये बताना है कि हमारा इसमें क्या आने वाला सही है, तो यहाँ आपको बताना है कि इन दोनों में से क्या सही होने वाला है। देखिए हमें सेंटेंस में बीच में देखने को मिला एक एट कंजंक्शन, अगर यहाँ पे एट कंजंक्शन आया तो यहाँ बिल्कुल दो गलत हो जाएगा, हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत समस्या भाई, किसी को कोई दिक्कत समस्या बताइए भाई, जल्दी फटाफट बताइए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, यानी कि नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा इवन इफ। क्या है, इवन इफ। हम यूज ऑफ इवन इफ। इवन इफ का जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो निकलता है भले ही। क्या निकलता है, भले ही। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा गोइंग टू गो स्विमिंग, I am going to go swimming, I am still going,
आई एम स्टिल गोइंग टू गो स्विमिंग इन द सी, इन द सी डैश इट रेन्स। आपको बताना है इसमें क्या आने वाला है भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा you will make a good profit, you will make a good profit dash rents don't go up। नेक्स्ट बताइए भाई। नेक्स्ट है you will go to that cinema dash you don't allow। अब आपको बताना है कि इसमें हमारा क्या सही आंसर होने वाला है। तो पहला वाला एग्जाम्पल से, पहले एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आई एम स्टिल गोइंग टू स्विमिंग इन द सी। मैं जो अपना स्विमिंग थी, समुद्र में स्विमिंग सीखने का जो काम था वो मैं उसको बराबर कर रहा था। कब भी कर रहे थे, भले ही चाहे जितनी बारिश होती रहे, लेकिन वो अपना काम, इतनी बारिश में भी अगर आप ऐसा अपना काम कर रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी बात है, खतरा रिस्क ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो ज्यादातर सेंस आ रहा है, आई एम स्टिल गोइंग टू गो स्विमिंग इन द सी, इवन इफ भले ही बारिश होती है लेकिन हम फिर भी अपना काम करने के लिए जाते हैं। तो भले ही आप चाहे जितनी बारिश होती रहे वो रुकता नहीं था। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, इवन इफ कंजंक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है यू विल मेक अ गुड प्रॉफिट। तुम एक अच्छा प्रॉफिट बना लोगे डैश रेंट्स डोंट। अगर यह भले ही रेंट जो है वो नहीं बढ़ता है लेकिन तुम अपना प्रॉफिट बना लोगे, तो भले ही का सेंस इसमें आ रहा है। तो ऑलरेडी वी कैन यूज इवन इफ कंजंक्शन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इवन इफ कंजंक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है यू विल गो टू दैट सिनेमा। तुम इस सिनेमा में जाओगे डैश, भले ही वे तुम्हें अलाउ नहीं करते हैं, भले ही भी तुम्हें अलाउ नहीं कर रहे लेकिन तुम फिर भी इसमें देखने जाओगे। तो ऐसा भले ही का सेंस आ रहा है ऑब्वियसली। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इवन इफ कंजंक्शन यूज करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि हमारे जो कंजंक्शन थे इनको कैसे यूज किया जाता है और कैसे हम इनको यूज करते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली अदर क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी हमारी क्लासेस से जुड़ सकें और जैसा कि वो भी हमारी क्लासेस को पढ़कर अपनी इंग्लिश को बूस्ट कर सकें। अगर आप अपनी वैदिक मैथमेटिक्स यानी कि आप अपनी चाहते हैं कि आपकी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में अच्छी हो, तो आप हमारे वैदिक मैथमेटिक्स जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर विजिट करें और वहां पर आपको बहुत अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। जैसे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, आप ये सारी चीजें, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, फैक्टर निकालना, किसी का कॉमन फैक्टर निकालना, डिविजिबिलिटी रूट, मल्टीप्लीकेशन, 2 डिजिट के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 3 अंकों की संख्याओं का गुणा विद इन सेकेंड्स में करना, आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। ये सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि जो होते हैं उनमें कैलकुलेशन को करने के लिए, ओलंपियाड में एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेनिफिशियल है। इसलिए आप लोग उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। उसमें लगभग 30 क्लासेस हैं जिसको देखकर आप अपनी मैथमेटिक्स में जान ला सकते हैं। अगर आपने वो प्लेलिस्ट देख ली और आपने उस प्लेलिस्ट के सारे कॉन्सेप्ट याद रख लिए, आप मुझसे लिख कर ले लीजिए। मैथमेटिक्स में जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आप उन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में फटाफट कर पाएंगे। ठीक है भाई। अगर आपको हमारे किसी भी ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन बैचेस से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम वहां पर हमारी क्लासेस, कोचिंग के ऑफर, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के ऑफर, सारी चीजें हम वहाँ आपको देते हैं, जहां आपको डिफरेंट टाइप्स की प्रैक्टिस करने के लिए आपको वहां पे बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग उससे जुड़ जाएं और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल हम अपनी फिर से एक नई क्लास के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।